हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैक्स स्मूथ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप एक प्रोफेशन में हैं तो आपको अपना टैक्स ऑडिट कब कराना चाहिए। यानी कि प्रोफेशनल के केस में मैंडेटरी रिक्वायरमेंट कब कब है टैक्स ऑडिट की, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अगर मैं टैक्स ऑडिट की बात करूं तो टैक्स ऑडिट के लिए जो सेक्शन एप्लीकेबल है दैट इज सेक्शन 44AB। इनकम टैक्स का जो सेक्शन 44AB है वो आपको बताता है कि आपको कब कब टैक्स ऑडिट कराना चाहिए और कब कब आप जो है टैक्स ऑडिट को इग्नोर कर सकते हैं। सेक्शन 44AB मैंने स्क्रीन पे आपके लिए खोल के रखा है। सेक्शन 44AB को अगर हम देखें तो इसको फर्दर काफी सब क्लॉजेस में डिवाइड किया गया है, लाइक सेक्शन 44AB A B C D E। इसके अलावा इसमें बहुत सारे प्रोवाइजो भी मेंशन किए गए हैं। अगर हम सिर्फ और सिर्फ प्रोफेशनल्स की बात करें तो दो सबसेक्शन ऐसे हैं जो सेक्शन 44AB के अट्रैक्ट होते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, दैट इज सेक्शन 44AB B एंड सेक्शन 44AB D। अगर मैं इन दो सेक्शंस को पढ़ती हूं तो इसमें साफ साफ लिखा है कि एवरी पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन शेल इफ हिज ग्रॉस रिसीव्ड इन प्रोफेशन एक्सीड 50 लाख रुपीस इन एनी प्रीवियस ईयर। यानी कि अगर आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टैक्स ऑडिट करानी चाहिए, अदरवाइज आप टैक्स ऑडिट को जो है इग्नोर भी कर सकते हैं। आप सेक्शन 44 ADA में अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। सेक्शन 44 ADA क्या होता है इसके बारे में अभी हम आगे जाके बात करेंगे। इसके अलावा एक और सबसेक्शन है सेक्शन 44 AB का जो टैक्स ऑडिट अट्रैक्ट कराता है प्रोफेशनल्स को, दैट इज सबसेक्शन D। इसमें ये मेंशन किया गया है every person carrying on profession shall, if the profit and gain from the profession are deemed to be profit and gain of such person under section 44 ADA and he has claimed such income to be lower than the profit and gain so deemed to be profit and gain of his profession and his income exceed the maximum amount which is not chargeable to income tax act। ये यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर एक इंडिविजुअल किसी प्रोफेशन में है, अगर एक पर्सन किसी प्रोफेशन में है और वो अपनी रिटर्न फाइलिंग के लिए अगर सेक्शन 44 ADA को ऑप्ट करता है, लेकिन जो वो अपनी इनकम दिखाता है वो जो 44 ADA की मिनिमम इनकम है जो हमें डिस्क्लोज करनी चाहिए उससे भी अगर कम दिखाना चाहता है तो भी उसको टैक्स ऑडिट कराना चाहिए। इसके अलावा इसी के साथ इन्होंने एक कंडीशन और ऐड कर दी कि अगर जो वो इनकम दिखाना चाहता है वो मिनिमम एग्जम्पशन लिमिट जो आपकी है उससे ज्यादा होनी चाहिए। अगर वो उससे कम है तो आप जो है अवॉइड कर सकते हैं अपनी टैक्स ऑडिट को। तो अगर हम इसका क्रक्स एक बार दोबारा समझें, रिक्वायरमेंट ऑफ टैक्स ऑडिट इन केस ऑफ प्रोफेशनल, दो सिचुएशंस आपके दो सेक्शन यहाँ पे कवर होते हैं। कौन सा सेक्शन यहाँ पे अट्रैक्ट होता है? सेक्शन 44 AB। सेक्शन 44 AB के दो सब सेक्शन यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं, सेक्शन 44 AB B एंड सेक्शन 44 AB D। सेक्शन 44 AB B कहता है कि अगर आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट कराना चाहिए। और सेक्शन 44 AB D कहता है कि मान अगर आपकी जो ग्रॉस टर्नओवर है वो 50 लाख रुपीस से तो कम है, लेकिन आप जो है 44 ADA के अंदर जो प्रॉफिट दिखाना चाहते हैं वो आप जो है कम दिखा रहे हैं 50% से। अभी हम 44 ADA के बारे में पढ़ेंगे, उसमें ये मेंशन किया गया है कि आप अगर 44 ADA में अपने इनकम टैक्स के रिटर्न को फाइल कर रहे हैं तो आपको मिनिमम 50% अपना प्रॉफिट दिखाना होता है। बट अगर आप ये क्लेम करते हैं कि मेरा जो प्रॉफिट है बिजनेस से वो 50% से भी कम है तो आपको ऑडिट कराना होगा, ऑल्दो आपकी जो टर्नओवर है वो 50 लाख रुपीस से भी कम है। और इसके साथ एक कंडीशन और ऐड कर दी गई कि आप जो अपना प्रॉफिट दिखा रहे हैं वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से जो है ज्यादा होना चाहिए। यानी कि अगर मैं एक इंडिविजुअल की बात करूं तो इंडिविजुअल की जो एग्जम्पशन लिमिट होती है स्लैब रेट के अकॉर्डिंग वो होती है आपकी 2.5 लाख in case of old tax regime and 3 lakh in case of new tax regime। तो अगर आप जो इनकम दिखा रहे हैं वो इससे ज्यादा है और 50% प्रॉफिट से कम है, ये दोनों कंडीशंस अगर आपकी सेटिस्फाई होती है तो आपको ऑडिट कराना चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपकी जो है इनकम तो आप ज्यादा कम डिस्क्लोज कर रहे हैं 50% से, लेकिन जो आपकी ये मिनिमम एग्जम्पशन मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है उससे कम है अगर आपकी जो इनकम है तो आप टैक्स ऑडिट अवॉइड कर सकते हैं। आप जो नॉर्मल अपना ITR 3 का जो
फॉर्म होता है वो आपको फिल करना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करते हुए, और आप अपनी रिटर्न जो है सिंपली फाइल कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा तरीका है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपकी टैक्स ऑडिट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। यहीं पर ही मैं अगर बात करूं, अभी मैंने बोला इंडिविजुअल्स के बारे में, यही अगर मैं बात करूं कि आप एक फर्म है, ठीक है, आप एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म के केस में भी हम 44 ADA को ऑप्ट करके अपने रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। लेकिन उस केस में क्या है, जो आपकी मिनिमम एग्जम्पशन मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट है वो आपकी 0 होती है, क्योंकि फर्म के केस में कोई हमारा स्लैब रेट नहीं होता, 0 से ही हमारा टैक्स लगना शुरू हो जाता है। तो उस केस में ये वाली लिमिट आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको फर्स्ट लिमिट चेक करनी है कि आपका जो प्रॉफिट है वो 50% से कम है या ज्यादा है। उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करेंगे कि आपका ऑडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो अभी तक हमने ये 2 कंडीशंस, ये 2 सेक्शन चेक करे कि आपका ऑडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। प्राइमरी जो हमारा सेक्शन है टैक्स ऑडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो सेक्शन 44 AB ही है, बट इसको अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 44 ADA के साथ, क्योंकि अगर आप एक प्रोफेशनल की रिटर्न फाइल करते हैं, आपकी टर्नओवर 50 लाख से कम है, प्रोफेशनल की रिटर्न अगर आप फाइल कर रहे हैं, तो उस केस में जो सेक्शन अट्रैक्ट होता है वो होता है आपका सेक्शन 44 ADA, जिसके अकॉर्डिंग आपको रिटर्न को फाइल करना होता है। तो कुछ कंडीशन सेक्शन 44 ADA में भी दी गई है, जिसको हम चेक कर लेते हैं। ये आपका सेक्शन 44 ADA, सेक्शन 44 ADA में साफ साफ कहा गया है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सेक्शन 28 to 40C इन केस ऑफ असेसी बीइंग एन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म। इसका मतलब सेक्शन 44 ADA कौन ऑप्ट कर सकता है, इंडिविजुअल ऑप्ट कर सकता है, पार्टनरशिप फर्म ऑप्ट कर सकती है, अदर देन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म, यानी कि LLP को यहां से बाहर रखा गया है। LLP के केस में आप इस सेक्शन को ऑप्ट नहीं कर सकते, और ना ही कंपनीज के केस में ऑप्ट कर सकते हैं। हु इज रेजिडेंट इन इंडिया, इसका मतलब रेजिडेंट ही होना चाहिए अगर आप सेक्शन 44 ADA में अपनी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो इज एंगेज इन अ प्रोफेशन एज रेफर्ड इन सेक्शन 44A हैड Gross gross receipt do not exceed 50 लाख रुपीस। अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से ज्यादा है तो आपको ऑडिट ही कराना पड़ेगा। अगर आपकी ग्रॉस रिसीप्ट 50 लाख से कम है तब भी आप सेक्शन 44 ADA को ऑप्ट कर सकते हैं। A sum equal to 50% of gross receipt of the assessee in the previous year on account of such profession, or as the case may be, a sum higher than the aforesaid sum claimed to have been earned by the assessee। सेक्शन 44 ADA की अगर मैं बात करूं तो सेक्शन जो आपका 44 ADA है, ये साफ साफ कहता है कि ये किसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। सबसे पहली बात इंडिविजुअल पर, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म पर, और तीसरी कंडीशन है कि वो रेजिडेंट होने चाहिए। और कब एप्लीकेबल होता है, जब आपकी जो टर्नओवर है या ग्रॉस रिसिप्ट आपकी जो है वो 50 लाख रुपीस से कम होगी। अगर आपकी 50 लाख से ज्यादा होगी तो आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। 50 लाख से कम है आपकी, जब भी आप इस सेक्शन को ऑप्ट कर सकते हैं। और इस सेक्शन का बेनिफिट क्या है ऑप्ट करने का, कि आपको जो अपना प्रॉफिट दिखाना है वो आपको मिनिमम 50% तो दिखाना ही दिखाना है आपकी ग्रॉस रिसिप्ट का। यानी कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 40 लाख रुपीस की है, तो आपको जो अपना NP दिखाना है, नेट प्रॉफिट दिखाना है, वो आपको मिनिमम 20 लाख रुपीस दिखाना है। अगर आप कहते हैं कि नहीं मेरा प्रॉफिट 20 लाख रुपीस से भी कम है, तो आपको कराना पड़ेगा ऑडिट अंडर सेक्शन 44 ABD, जो हमने अभी डिस्कस किया था कि अगर आप 50% से भी कम प्रॉफिट दिखाते हैं तो आपको अपना ऑडिट कराना होगा। तो ये आपकी नेक्स्ट सिचुएशन होगी जब आपको जो है ऑडिट कराना होगा। अब इसी में ही एक इन्होंने क्लॉज और ऐड कर दिया कि मान लीजिए जो आपकी टर्नओवर है वो आपकी 50 लाख रुपीस नहीं है, आपकी जो टर्नओवर है वो हो जाती है 75 लाख रुपीस। तो 75 लाख रुपीस के केस में भी ये सिचुएशन डाली गई है कि आप 44 ADA के अंदर अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। बट द थिंग इज कि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 5% से ज्यादा जो है कैश में नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो 95% आपकी अदर देन कैश होनी चाहिए। आपने कैश में ज्यादा डीलिंग नहीं करी है, अगर 5% से ज्यादा आपकी कैश रिसीविंग नहीं है तो आप 75 लाख रुपीस तक की टर्नओवर पर भी सेक्शन 44 ADA के अंदर अपने इनकम टैक्स की रिटर्न को फाइल कर सकते हैं और ऑडिट से आप जो है बच सकते हैं। तो यहीं पर ही अगर मैं टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट की बात करूं तो वहां पर अब जो टर्नओवर का क्राइटेरिया
क्राइटेरिया है वो आप ये मान के चलिए कि दो हो गया, एक तो हो गया 50 लाख की टर्नओवर और एक हो गया 75 लाख की टर्नओवर। अगर आपकी जो ग्रॉस रिसीप्ट है वो 5% से ज्यादा नहीं है कैश में, तो दो यहाँ पे ग्रॉस रिसीप्ट की डेफिनेशन निकल के आई, इसको एक बार हम देख भी लेते हैं। Provided that in case of an assessee where amount of aggregate of amount received during the previous year in cash does not exceed 5% of gross receipt, ये कह रहे हैं कि जो आपको अमाउंट रिसीव हो रहा है वो 5% से ज्यादा जो है आपका कैश में नहीं है, तो this subsection shall have effect as if for the words 50 lakh the word 75 lakh। ये कह रहे हैं कि जो अभी तक हम वर्ड 50 लाख रुपीस पढ़ते आ रहे थे आप उसको जो है सब्स्टिट्यूट कर दो 75 लाख से, कि 5 लाख के तक के टर्नओवर पर भी आप सेक्शन 44 एडीए में रिटर्न फाइल कर सकते हैं। देयर इज नो नीड फॉर टैक्स ऑडिट अगर ग्रॉस रिसीप्ट आपकी 5% से कम है तो। अब यहाँ पर मैं बार बार एक ही चीज पे फोकस कर रही हूँ कि ये जो फोकस कर रहे हैं वो रिसीविंग पे फोकस कर रहे हैं, आप पेमेंट अपनी कैश में कर रहे हो, अदर देन कैश कर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं है इन्हें। यहाँ बार बार ये वर्ड जो यूज हो रहा है वो रिसीव का यूज हो रहा है कि आपको 5% से ज्यादा कैश में रिसीव जो है नहीं करना है, पेमेंट आप कर सकते हैं अगर आप 75 लाख के क्राइटेरिया को यूज करना चाहते हैं तो ये था आपका सेक्शन 44 एडीए जिसमें मैंने आपको बताया कि आप कब कब ऑप्ट कर सकते हैं। तो फिर से अब हम आ जाते हैं अपनी ऑडिट की रिक्वायरमेंट की शीट पर। यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो एक कंडीशन आपकी और ऐड हो गई कि आप 44 AB कब आपको टैक्स ऑडिट करानी है। नंबर 1, एक तो 50 लाख की टर्नओवर से ज्यादा होनी चाहिए। नंबर 2, जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है वो आपकी मोर देन 75 लाख रुपीस हो सकती है। किस केस में? जब आपकी जो ग्रॉस रिसिप्ट है उसमें 5% से ज्यादा आपकी जो है कैश रिसिप्ट ना हो। कैश रिसिप्ट रेस्ट्रिक्टेड टू 5% से ज्यादा हुई तो आपको 50 लाख से ऊपर ही अपना टैक्स ऑडिट कराना पड़ जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है कि कब आपको टैक्स ऑडिट करानी है कब नहीं करानी है। अब एक बार प्रोफेशनल की डेफिनेशन को देख लेते हैं कि मैं शुरू से यूज करती आ रही हूँ कि प्रोफेशन को करानी है नहीं करानी है। तो प्रोफेशनल की डेफिनेशन आपकी कौन से सेक्शन में मेंशन की गई है? वो है आपका सेक्शन 44AA। सेक्शन 44AA में जो है प्रोफेशनल्स के बारे में कहा गया है, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्रोफेशन और अ प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी और टेक्निकल कंसल्टेंसी और इंटीरियर डेकोरेटर और एनी अदर प्रोफेशन एज इफ नोटिफाइड बाय द बोर्ड इन द ऑफिशियल गजट शेल कीप एंड मेंटेन सच बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट एज में एनेबल द असेसिंग ऑफिसर टू कंप्यूट द टोटल इनकम। ये कह रहे हैं कि अगर कोई भी इस तरीके के प्रोफेशन को कैरी करता है तो उसके लिए जो है इनकम टैक्स एक्ट में कुछ बुक्स ऑफ अकाउंट्स है जो स्पेसिफाई की गई है, उनको उसी तरीके की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को जो है मेंटेन करना होता है। यहाँ पे प्रोफेशनल की डेफिनेशन में अब कौन कौन आ गया? एवरी पर्सन कैरिंग लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर प्रोफेशन, प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी। तो ये सब आपके हो गए हैं प्रोफेशन की कैटेगरी में। तो ये था आपका कॉन्सेप्ट कि कब आपको टैक्स ऑडिट करानी है कब आपको नहीं करानी है। यहाँ पर एक कंफ्यूजन यूजुअली माइंड में रहती है कि सेक्शन 44 एडीए में अगर मैं रिटर्न फाइल ना कर अपना नॉर्मल अगर ITR 3 फाइल करके अपनी रिटर्न को फाइल करता हूं तो क्या मुझे अपनी टैक्स ऑडिट करानी होगी? उस केस में तो मैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा हूं और जो प्रॉफिट है वो मैं 50% से भी कम शो कर सकता हूं क्या? तो अगर मैं सेक्शन 44 एडीए को पढ़ती हूं तो वहां पर कहीं पर भी ये मेंशन नहीं किया हुआ कि आप जो है किसी और तरीके से कर सकते हैं या 50% से कम आप दिखा सकते हैं, क्योंकि अगर आप 50% से कम दिखाएंगे तो 44 AB में इस सेक्शन को जो है पिक किया गया है और वहां पे मेंशन किया गया है कि अगर आप कम दिखा रहे हैं तो आपको ऑडिट के लिए जाना होगा। लेकिन अगर आप ITR 3 फाइल करके प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके अपनी रिटर्न को फाइल करना चाहते हैं तो आप जो है मेरे हिसाब से एक ही केस में कर पाएंगे, वो जब आप एक इंडिविजुअल हैं और आपकी जो मैक्सिमम टैक्सेबल लिमिट है उससे कम है आपकी इनकम। तो क्योंकि अगर आपका ये वाली सिचुएशन अगर आपकी कवर नहीं होती है कि आपकी जो इनकम है वो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट से कम है
और आप जो है प्रॉफिट 50% से जो है कम दिखा रहे हैं, तो आपको टैक्स ऑडिट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बट वो कब होगा, एक इंडिविजुअल के केस में जिसकी जो स्लैब रेट है, जिसके ऊपर स्लैब रेट एप्लीकेबल होती है। यही अगर मैं फर्म की बात करूं तो फर्म के केस में स्लैब रेट एप्लीकेबल नहीं होती, तो उनके लिए तो मैक्सिमम एग्जेम्पशन लिमिट 0 से स्टार्ट हो जाती है, तो उस केस में उनको ऑडिट कराना पड़ेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो आजकल चल रहा है कि टैक्स ऑडिट कराएं नहीं कराएं। मेरी तो बहुत छोटी सी टर्नओवर है, मान लीजिए मेरी जो ग्रॉस रिसिप्ट है सिर्फ 10 लाख रुपए की है, क्या उसमें भी मुझे टैक्स ऑडिट कराना होगा? तो आपके पास ऑप्शन है, या तो आप 5 लाख के ऊपर टैक्स दे दो, या फिर आप जो है अगर टैक्स उससे कम आपको लगता है कि आपका जेन्युइन प्रॉफिट उससे भी कम है, तो आप जो है टैक्स ऑडिट के लिए ही जाना पड़ेगा आपको। सो ये था आपका पूरा क्लैरिफिकेशन की टैक्स ऑडिट कराएं नहीं कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरीके से और भी नॉलेजेबल वीडियोस लेके हम आपके सामने आते रहेंगे। इसी तरीके से बने रहिए टैक्स स्मूथ में, और टैक्स स्मूथ को फॉलो करते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।